हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फिलहाल एक अभ्यास बैच में हम आप सबसे मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्या लेकर के आया हूं, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के टॉप 25 MCQ। ये भी 3 पार्ट में आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का जो करंट अफेयर है, वो इंडियन करंट अफेयर, वो 3 वीडियोस में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चंस डील किए हैं। आप सब जा करके उसको जरूर देखें, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जिसे हम टोटल 3 पार्ट में जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो पहले क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुजुर्गों के लिए शुरू की गई सियान जतन क्लिनिक महीने के किस दिन संचालित की जाती है। तो 60 प्लस के जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे 60 प्लस वाले जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए क्या है, एक सियान जतन क्लिनिक, छत्तीसगढ़ी में बुजुर्गों को सियान कहा जाता है, तो सियान जतन क्लिनिक जो है शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष विभाग के द्वारा। ठीक, आयुष विभाग के द्वारा, जहां इनको निःशुल्क जो है आपकी जांच की जाएगी और इसके अलावा जो है काउंसलिंग परामर्श जो होता है ये निःशुल्क किया जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो 60 प्लस के बुजुर्गों के लिए है, आयुष विभाग के द्वारा है, जहां पे निःशुल्क जांच और काउंसलिंग की जाएगी। किनकी जांच और काउंसलिंग की जाएगी? तो बुजुर्गों की, 60 प्लस वाले बुजुर्गों की। ऐसे नाम क्या दिया गया है? तो सियान जतन क्लिनिक। तो ये प्रत्येक महीने के जो आपके गुरुवार को, प्रत्येक महीने के प्रत्येक गुरुवार को, महीने के प्रत्येक गुरुवार को जो है इसको संचालित किया जाता है। ठीक, तो महीने के प्रत्येक गुरुवार को जो है इसका संचालन किया जाता है। किसका? तो सियान जतन क्लिनिक का। और हाँ, ये पहले गुरुवार को किया जाता है, फर्स्ट गुरुवार को किया जाता है। तो हर महीने के प्रत्येक महीने के फर्स्ट गुरुवार को जो है इसका संचालन किया जाता है सभी शासकीय अस्पतालों में और आपके आयुर्वेदिक अस्पतालों में जो है ये सियान जतन क्लिनिक ऑपरेट किया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कब किया जाता है। तो प्रत्येक महीने के पहले गुरुवार को किया जाता है और किनके लिए है? तो बुजुर्गों के लिए। क्लियर? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव निम्न में से किसने जीता? तो देखिए यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है, इसमें हमको पहचानना है कि खैरागढ़ का उपचुनाव किसने जीता। तो मैं आपको बताता चलूं, खैरागढ़ उपचुनाव जो है JCCJ, जोगी कांग्रेस जिसे हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं, उसके एक विधायक थे आपके देवव्रत सिंह। तो देवव्रत सिंह की मृत्यु हो गई। ये पहले खैरागढ़ विधायक थे। तो इनकी मृत्यु के बाद में ये उपचुनाव हुआ और उपचुनाव को जो है कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी ने जीता। तो यशोदा वर्मा जी ने यहाँ पे उपचुनाव जीता। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 15 MLA जो है वो आपकी आज के दिन में महिला हैं। तो आप अगर पूरे भारतवर्ष में भी देखोगे तो प्रतिशत अनुसार एक विधानसभा में सर्वाधिक महिलाएं जो है, महिला विधायक जो है छत्तीसगढ़ में ही है। तो टोटल 15 MLA है महिला MLA आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और कुल कांग्रेस के अगर आप MLA देखोगे तो कांग्रेस के जो MLA हैं वो कुल अब आज के डेट में 71 है। और उपचुनाव की बात चली है, तो उपचुनाव अगर आप देखो तो अभी तक छत्तीसगढ़ में इस मतलब 18 के चुनाव के बाद में 4 उपचुनाव हुए। टोटल कितने? 4 उपचुनाव हुए। कहाँ कहाँ हुए अगर ये देखा जाए तो एक तो आपने देख लिया खैरागढ़, इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो एक हुआ था आपका मरवाही में, फिर और क्या हुआ, कहाँ हुआ है? तो चित्रकूट में। ठीक, और एक और हुआ है आपके दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो देवव्रत सिंह जी की मृत्यु के बाद खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ, जिसे यशोदा वर्मा, कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी ने जीता। मरवाही में अजीत जोगी जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद में उपचुनाव हुआ और इसे जो है के ध्रुव ने जीता था, डॉक्टर के ध्रुव। ठीक, और अगर आप चित्रकूट का देखो तो ये कांग्रेस के एक MLA थे, उन्होंने जो है संसद का चुनाव लड़ा, वो जीत गए, तो ये सीट खाली हुई। अब इसे जीता रामजन बेंजाम ने। और दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी जी विधायक थे भाजपा के, जिनकी नक्सलियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। तो उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ जिसे देवती कर्मा ने जीता। तो ये 4 उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस के वर्तमान 71 विधायक हैं, 15 महिला विधायक हैं। और जो है खैरागढ़ उपचुनाव को जीतने वाली कौन है? तो आपकी यशोदा वर्मा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, इसमें और कुछ फैक्ट अगर आप देखोगे, खैरागढ़ के बात हो रही है, तो खैरागढ़ के बारे में अगर आप देखोगे तो खैरागढ़ में क्या है? तो खैरागढ़ में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय
इंदिरा कला विश्वविद्यालय, ठीक, इंदिरा कला विश्वविद्यालय। कब बना था ये? तो 1956 में बना था, ठीक, 1956 में बना था। अगर विश्वविद्यालय के रूप में देखेंगे तो ये पहला विश्वविद्यालय था, और अगर आप रेगुलर शिक्षा के लिए आप देखेंगे तो वो फिर आपका रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर हो जाता है, ठीक। इसी खैरागढ़ विश्वविद्यालय की अभी वर्तमान कुलपति कौन है? तो आपकी ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर। कई बार कुलपतियों से सवाल पूछ देता है आपका व्यापम पीएससी की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कुलपति कौन है, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को मिलान करने के लिए देता है। तो जो पंडरिया की विधायक हैं वो अलग ममता चंद्राकर हैं, और जो यहाँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की जो आपकी चांसलर हैं ये अलग ममता चंद्राकर हैं, ये कलाकार जो हैं वो ममता चंद्राकर हैं, ठीक। और इसके अलावा खैरागढ़ के बारे में एक करंट अफेयर का अपडेट और है कि वहीं पे जो है आपकी सोनाबाई रजवार, सोनाबाई रजवार कला विथिका, मतलब कि आर्ट गैलरी, सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी का हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। तो आपसे अगर पूछता है कि सोनाबाई रजवार कला विथिका कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना है खैरागढ़। ममता चंद्राकर जो है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की चांसलर है, वाइस चांसलर। और इंदिरा कला विश्वविद्यालय कब बना था? तो 1956। इसमें कौन कौन से संकाय में पढ़ाई होती है, इसको भी पीएससी ने पहले क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्लियर। तो ऐसे बेसिक चीजों को आप रिवाइज करते चलेंगे। तो फिलहाल ये खैरागढ़ उपचुनाव जीता था किसने? यशोदा वर्मा ने। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है कि खबरों में रहा गढ़फुलझर किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले हम गढ़फुलझर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि गढ़फुलझर कहाँ स्थित है। तो गढ़फुलझर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव, है ना, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जो थे, ये अपनी अमरकंटक से पूरी जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान गढ़फुलझर में 2 दिनों तक इन्होंने विश्राम किया था, ठीक। तो इस वजह से ये जो गढ़फुलझर है ये सिखों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखता है, और वर्तमान में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इसे सिखों के तीर्थ स्थल के तौर पे इसे जो है डेवलप किया जाएगा। और गढ़फुलझर जो है आपके महासमुंद में स्थित है, महासमुंद के स्पेशली आप देखोगे तो बसना के पास में ये स्थित है। तो आपसे दोबारा अगर पूछता है कि गढ़फुलझर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि ये महासमुंद में स्थित है, या फिर आपसे सवाल पूछता है कि सिखों के धार्मिक स्थल के रूप में किस जगह को डेवलप किए जाने की बात कही जा रही है, तो गढ़फुलझर महासमुंद की बात कही जा रही है। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित होने वाला राज्य का योजना कौन सा है? तो एलेट्स इनोवेशन अवार्ड हाल ही में दिया गया आपके गोधन न्याय योजना को, गोधन न्याय योजना को, ठीक। कौन सा अवार्ड? तो एलेट्स इनोवेशन अवार्ड। इससे पहले आप अगर देखना चाहोगे तो इसको पहले भी गोल्ड स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है। गोधन न्याय योजना को जो है गोल्ड स्कॉच अवार्ड भी पहले मिल चुका है। अगर हम गोधन न्याय योजना के बारे में और बेसिक बातें देखें तो इसकी शुरुआत जो है 20 जुलाई 2020 में हरेली के दिन से हुई थी। गोधन न्याय योजना में क्या किया जाता है, तो 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी की जाती है और उसे वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खाद में बदला जाता है, फिर 10 रुपए प्रति किलो में उसे विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है, क्लियर। तो ये था आपका गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना में अगर और देखना कुछ चाहे तो हाल ही में एक और अपडेट आया कि सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान। स्वावलंबी गौठान क्या होता है? ऐसा गौठान जो अपने खुद के खर्चे से इन गोबर खरीदी वगैरह को कर रहा है, अपना खर्चा खुद चला रहा है, ऐसे गौठान को हम बोलते हैं स्वावलंबी गौठान। तो सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान किस जिले में है अगर आपसे पूछता है, तो सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान जो है आपके रायगढ़ में है। कितने हैं? तो 279। और दूसरे नंबर पे इसमें आता है आपका राजनांदगांव। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान है आपके राजनांदगांव में, क्लियर। तो इतनी चीजों को याद रखेंगे गोधन न्याय योजना के बारे में। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो इसमें प्रत्येक वर्ष जो है जो भूमिहीन मजदूर रहते हैं, जो खेती का काम करते हैं, उनको प्रत्येक वर्ष जो है अब 7,000 रुपए उनको सहायता राशि दी जाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में देखेंगे अगर आप, तो इसको जो है 21
मई 2020 को इसे शुरू किया गया था और इसमें भी किसानों को सब्सिडी राशि दी जाती है। मतलब आपसे जो एमएसपी पे कुछ अनाज की खरीदी की जाती है, खासकर धान की खरीदी की जाती है, तो उसके ऊपर से कुछ इनपुट सब्सिडी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसी बहाने अगर हम देखें कि धान का समर्थन मूल्य खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए कितना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। आप चाहे व्यापम का एग्जाम दें, पीएससी का एग्जाम दें, आपसे डायरेक्ट एमएसपी को भी पूछ लेता है। आपने अगर पिछले साल व्यापम के कुछ पेपर दिए होंगे उसमें एमएसपी को वो पूछा हुआ है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, इसके आगे बताता हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा 2022-23 के लिए खरीफ वर्ष के लिए जो है आपका एमएसपी जो डिक्लेयर किया गया, उसमें अगर आप धान का एमएसपी देखोगे तो धान का एमएसपी है 2040 रुपए और ए ग्रेड के धान का देखोगे तो 2060 रुपए। अब इसमें आप सबको पता है कि 500 रुपए की इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार देती है। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो सामान्य धान के लिए राज्य सरकार कितना पैसा देगी, तो आपको दे देगी 2650 रुपए, 2640 रुपए, 2640 रुपए। एक्चुअली इसे 600 किया गया है, क्लियर। 600 रुपए का इनपुट सब्सिडी आपको इसमें दिया जाएगा। तो 2640 रुपए जो है आपको टोटल एमएसपी मिलेगा अगर आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान बिक्री करते हैं। इस साल जो है धान की खरीदी जो है आपके 1 नवंबर से शुरू हो रही है, 1 नवंबर से शुरू हो रही है और 31 जनवरी तक चलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन बोलता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 किस जिला पंचायत को दिया गया। तो आप सबको बताता चलूं कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन पंचायती राज लागू हुआ था हमारे देश में, 24 अप्रैल के दिन। ठीक, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ को जो है टोटल 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए, 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रोवाइड किए गए थे। ठीक, 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए थे, अलग अलग कैटेगरी में दिए गए थे। उसी में आप जिला पंचायत के कैटेगरी में देखोगे तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला के कैटेगरी में आपके कबीरधाम जिले को दिया गया था। तो बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, याद रखेंगे किस जिले को मिला था दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, तो ये दिया गया था आपके कबीरधाम को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि अप्रैल 2022 से नई मनरेगा दर कितनी तय की गई है। मनरेगा हम सबको पता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, 2005 में आया था ये, और 2022 में जो है नया रेट रिवाइज किया गया है और वर्तमान रेट जो है आपका 204 रुपए। इसमें कई बार मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए इससे अक्सर सवाल बनते हैं और 204 रुपए इसका वर्तमान इसमें प्रतिदिन की मजदूरी दर है, तो इसको भी याद रखेंगे। बहुत बार इसके मजदूरी दर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर। तो 204 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है, मनरेगा से, किसान न्याय योजना से, जल जीवन मिशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सबको बताता चलूं, प्रोजेक्ट उन्नति जो है आपके मनरेगा से ही संबंधित है। तो मनरेगा संबंधित हमने अब तक 3 क्वेश्चन देख लिए। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला स्तर पे कबीरधाम, और इससे पहले देखा हमने कि मजदूरी दर कितनी है वर्तमान 204 रुपए, और अभी देखा हमने कि प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है, तो आपके मनरेगा से संबंधित है। तो ये तीनों चीजों को आपको याद करके चलना है, मनरेगा से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, पैरा मतलब कि इसमें जो किसी न किसी तरीके से विकलांग है, दिव्यांग है, ऐसे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स जो कहाँ आयोजित की गई थी, आपके दुबई में आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ईश्वरी निषाद, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ईश्वरी निषाद ने जो है रजत पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित है, तो ईश्वरी निषाद जो है आपकी धावक है, मतलब कि दौड़ लगाती हैं, और ये दृष्टि बाधित हैं, मतलब देख नहीं सकती हैं अच्छे से, या फिर पूरी तरीके से भी नहीं देख सकती हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने रनिंग में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स कहाँ आयोजित किया गया था, दुबई में, क्लियर। अच्छा, इसी बहाने अगर आप छत्तीसगढ़ में स्केटिंग जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है, स्केटिंग के एक बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अमितेश मिश्रा, अमितेश मिश्रा। इन्होंने वर्तमान में आपके
राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल भी जीता है और ये 1000 मीटर की स्पीड स्केटिंग करते हैं। ठीक है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भारोत्तोलन में अगर आप 2-3 नाम याद करना चाहें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो पंचकुला हरियाणा में हुआ था उसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नाम है सुभाष लहरे। सुभाष लहरे, इन्होंने भी अभी वर्तमान में कंक्लूड हुए आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता है। मलखंब में अगर आप इंपॉर्टेंट नाम देखना चाहो तो सरिता पोयाम। सरिता पोयाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपकी गोल्ड मेडलिस्ट ये भी रही हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सरिता पोयाम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा आप देखोगे तो राजेश कोर्राम। राजेश कोर्राम, ठीक, और क्या, राकेश वर्दा। राकेश वर्दा, ठीक, तो इतने सारे नाम हैं। राजेश कोर्राम और राकेश वर्दा ने मुंबई में एक आयोजित मलखंब प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके लाया था और वहां पे नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था सबसे ज्यादा देर तक के उस खंबे में खड़े रहने का। जो मलखंब में जो पिलर रहता है उसके ऊपर आपको स्टैंड करना होता है, उस पर खड़े रहने का सबसे लंबे देर तक का रिकॉर्ड था आपका राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम का। जबकि सरिता पोयाम जो मलखंब की एक बहुत उभरती हुई खिलाड़ी है, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता था। भारोत्तोलन में देखा जाए तो ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। सुभाष लहरे अभी वर्तमान में कंप्लीट हुए नेशनल गेम्स में इन्होंने जीत के आए। धावक के रूप में देखा जाए तो आपकी ईश्वरी निषाद। स्केटिंग में आप देखोगे तो अमितेश मिश्रा। क्लियर, तो इतने सारे फैक्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि रणजी एवं आईपीएल के खिलाड़ी शशांक सिंह किस जिले के रहने वाले हैं। तो शशांक सिंह जो वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, किसके लिए खेलते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ठीक, छत्तीसगढ़ के रणजी टीम के भी प्लेयर रहे हैं। इससे पहले ये राजस्थान की आईपीएल टीम में भी खेल चुके हैं और उसके पहले आप देखेंगे तो दिल्ली के आईपीएल टीम में भी खेल चुके हैं। तो शशांक सिंह जो है आपके भिलाई के रहने वाले हैं। ठीक है, भिलाई के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर दुर्ग और उसके ब्रैकेट में जो है आपका भिलाई हो जाएगा। खिलाड़ी का नाम क्या है, शशांक सिंह। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है, मतलब बायोडायवर्सिटी पार्क, जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए बता दो, बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है आपके मैन पार्ट में स्थापित किया गया है। लेकिन जो बाकी जो ऑप्शन है जैसे मनेन्द्रगढ़ है, धमतरी है या फिर आपका बस्तर है, यहाँ पे भी कोई ना कोई पार्क है जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक नजर देख लेते हैं। मनेन्द्रगढ़ में अगर आप देखें तो मनेन्द्रगढ़ में है आपका गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। ठीक, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो मनेन्द्रगढ़ में। बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क कहाँ है पूछता है तो मैन पार्ट में। धमतरी में अगर आप देखो, धमतरी में एक जगह है जिसका नाम है आपका बगौद। धमतरी में जगह है बगौद और यहाँ क्या है अगर पूछा तो मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहाँ है तो बगौद धमतरी में। बस्तर में आपसे पूछा तो बस्तर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है एग्रो पार्क। कौन सा पार्क, एग्रो पार्क। ठीक, तो ऐसे जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उसको जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं, पढ़ करके जाएं। जैव विविधता पार्क और गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क करंट अफेयर का पार्ट है। बाकी और जो अन्य पार्क होते हैं वो आपके छत्तीसगढ़ के उद्योग का पार्ट बनाते हैं, तो उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें। फिलहाल जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क आपके मेन पार्ट में। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि मातिस्की मतलब कि फिशरीज, मातिस्की महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। क्लियर, मतलब कि फिशरीज कॉलेज जो है हमारा कबीरधाम में, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम फिशरी कॉलेज है, उसका नाम किसके नाम पे किया गया है अगर देखा जाए तो पद्मश्री पूनाराम निषाद। ठीक, जो पंडवानी के कलाकार थे, पंडवानी के कलाकार थे, उनके नाम पे इसे किया गया है। और आपके पूनाराम निषाद जी को जो है पद्मश्री मिला हुआ था। अब पद्मश्री इन्हें कब मिला था अगर देखा जाए तो 2005 में।
ठीक, 2005 में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था, पंडवानी के कलाकार हैं, तो इन्हीं के नाम पे जो है आपके फिशरीज कॉलेज कबीरधाम का नामकरण किया गया है। अजीत जोगी जी को देखेंगे तो ये हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संत गुरु घासीदास जी को देखेंगे तो सतनाम धर्म के प्रवर्तक हैं। कबीरदास जी आपके कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं। गुरु घासीदास जी के नाम पे सामाजिक चेतना एवं उत्थान के लिए जो है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। गुरु घासीदास जी के नाम से एक चीज अगर और देखें तो वर्तमान में 3 शहरों का या फिर 3 धार्मिक जगहों का जो है नाम परिवर्तन किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम तो आपके गिरौदपुरी है, जिसे गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा नाम है आपका सोना खान, जिसे वीर नारायण सिंह धाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा जो आपका नाम है वो है आपका चंदपुरी, जिसे कौशल्या माता धाम चंदपुरी के नाम से जाना जाएगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है करंट अफेयर का। फिलहाल ये फिशरीज कॉलेज से संबंधित था तो पूनाराम निषाद। इसी तरीके से जितने भी माफ कीजिए यूनिवर्सिटीज के नाम किसी न किसी महापुरुष के नाम पे अगर रखा गया है तो उसको भी आप एक बार देख करके जरूर जाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड कहां बनाया गया है? फीफा अफिलिएटेड मतलब फीफा द्वारा अफिलिएटेड फुटबॉल ग्राउंड, सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड, वो भी राज्य का प्रथम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया गया है। तो ऐसा फुटबॉल ग्राउंड जो है आपके जगदलपुर में बनाया गया है। ठीक है, जगदलपुर में बनाया गया है। स्पोर्ट्स संबंधित अगर और कुछ छोटे छोटे अपडेट्स देख लें तो साई जो होता है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, उसने जो है छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर को मंजूरी दी है। 7 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर को मंजूरी दी है। तो कहां कहां दी है अगर आप देखें तो देखिए, एक तो हो गया आपका सरगुजा में फुटबॉल के लिए दिया गया है। ठीक, सरगुजा में फुटबॉल के लिए। बिलासपुर है, अब बिलासपुर के साथ एक बीजापुर हमारा जो जिला है, तो बिलासपुर और बीजापुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीरंदाजी, ठीक, तीरंदाजी के लिए यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। तो 1 और 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया। क्लियर। गरियाबंद में देखेंगे तो गरियाबंद में आपके वॉलीबॉल के लिए, ठीक, वॉलीबॉल के लिए तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके जो राजनांदगांव है और आपका जो जसपुर है, इन दोनों जगह पे हॉकी के लिए सेंटर बनाया गया है। और क्या छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। और एक 7वां नंबर का जो है वो है आपका नारायणपुर। तो नारायणपुर में क्या बनाया गया है, तो नारायणपुर में जो है मलखंभ के लिए, ठीक। और इससे पहले वाले स्लाइड्स में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सरिता पोयाम, राकेश वर्दा, राजेश कोराम, ये सभी नारायणपुर के ही रहने वाले हैं। यहाँ पे मलखंभ का अच्छा खासा क्रेज है, इसलिए मलखंभ को जो है आपके नारायणपुर, मलखंभ सेंटर जो है नारायणपुर में। तो 7 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर बोल दीजिए या ट्रेनिंग सेंटर बोल दीजिए, ये छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। और आपका जो ये सिंथेटिक अंतरराष्ट्रीय मानक का सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड जिसे फीफा ने अफिलिएट किया है, वो कहाँ चालू हुआ है, तो आपके जगदलपुर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या बोल रहा है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कितने तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो हम सब जानते हैं, हम सब आजादी के 75वें वर्ष में हैं और इसी के उपलक्ष्य में जो है केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर शुरू किया, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का या तो नवीन निर्माण करना था या तो उसे जीर्णोद्धार करना था। तो हम सबको पता चल गया कि 75वें वर्ष में है, इसलिए कितने तालाबों का सुधार कार्य किया जाएगा, तो 75 तालाबों का। इसी मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में अगर प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य रहा अगर आपसे पूछता है कभी, तो उत्तर प्रदेश। ये इंडियन करंट अफेयर का पार्ट है, इसे भी हम लोगों ने इंडियन करंट में कवर किया हुआ है। क्लियर। तो ये था आपका मिशन अमृत सरोवर, इसके तहत 75 जो है तालाबों का जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की रिकवरी दर के मामले में राज्य का कौन सा शक्कर कारखाना देश भर में प्रथम रहा? ठीक, तो सबसे पहले तो रिकवरी दर समझा दूं। गन्ने की पेराई से 1 टन गन्ने की पेराई से जितना आपको शक्कर मिलता है उसी को हम उसका रिकवरी दर बोलते हैं। ठीक, तो इसी रिकवरी दर के मामले में जो है हमारे राज्य का एक शक्कर कारखाना है आपका, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, जो कि पूरे देश भर में
प्रथम रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया। देखिए 13.12% इसकी रिकवरी दर रही थी, मतलब 1 क्विंटल से आप जो है 13 किलो शक्कर निकाल सकेंगे, ऐसा रफली समझने के लिए। क्लियर। अच्छा, इसी में दूसरे रैंक पे रहा आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, 11.8% की इसकी रिकवरी दर रही, और ये सेकंड नंबर पे रहा। कौन सा? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। क्लियर। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों को लगभग 53 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ, क्योंकि उनकी रिकवरी दर सबसे ज्यादा थी। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण वर्ष देखें तो 2003 में, और यहाँ पे आपके 6 मेगावाट का बिजली भी उत्पादन होता है। जो गन्ने से जो सह उत्पाद निकलते हैं, बायो प्रोडक्ट निकलते हैं, उससे जो है बिजली उत्पादन कितने मेगावाट का होता है? तो 6 मेगावाट। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण जो है 2016 में हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 मेगावाट का बिजली उत्पादन की सुविधा यहाँ भी है। मां महामाया शक्कर कारखाना आपका सूरजपुर केरता में है, जबकि मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना रामहेपुर बालोद में है, रामहेपुर बालोद में। तो ये 4 मुख्य आपके शक्कर कारखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल बने हैं। कई बार ईयर के हिसाब से सीक्वेंस जमाने बोल देता है, कई बार शक्कर कारखाने को उसके लोकेशन के हिसाब से जमाने बोल देता है, और इस बार तो बिल्कुल एक नया इसमें क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि आपका रिकवरी दर के मामले में कौन सा जो कारखाना है वो प्रथम रहा। तो फिर से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को यादगार बनाने के लिए देश भर के 75 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाले इसमें एकमात्र स्थान कौन सा है अगर हम देखें तो वो था आपका भोरमदेव मंदिर परिसर। भोरमदेव मंदिर परिसर जो कवर्धा में स्थित है, उसको 75 स्थानों में, पूरे देश भर के 75 स्थानों में से वो एक जगह था जिसे चुना गया। 21 जून के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन वहां पे योगा करने के लिए आइकॉनिक स्थल की संज्ञा उसे दी गई थी। क्लियर। अच्छा, योगा दिवस इस बार जो मनाया गया वो 8वें नंबर का योगा दिवस था। 2015 से ये शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अप्रूव्ड है, और इस साल जो मनाया गया 21 जून 2022 को, उसकी थीम अगर आप देखोगे तो उसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक, तो ये तो उसकी थीम थी योगा से संबंधित। अगर इसके दर्शन पे सवाल पूछता है तो योगा का सूत्रपात किसने किया? तो महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि। ठीक, तो इतनी चीजें योगा से संबंधित याद रखें। भोरमदेव में मंदिर है आपका, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप देखेंगे कि फणी नागवंशी जो होते हैं हमारे, फणी नागवंशी राजा जो थे गोपाल देव। ठीक, फणी नागवंशी राजा गोपाल देव ने इसका निर्माण करवाया था 1089 ईस्वी में। क्लियर। इस निर्माण में इनके सहयोगी कौन थे? तो लक्ष्मण राजदेव। लक्ष्मण राजदेव जो है इसमें इनके सहयोगी थे। नागर शैली में बनी हुई मंदिर है ये, नागर शैली या फिर चंदेल शैली। ठीक, नागर या फिर चंदेल शैली में ये बनी हुई है। और क्या इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। राजीव लोचन मंदिर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ स्थित है? तो राजिम में स्थित है। 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाया गया, 700 से 740 के बीच में, और इसे बनाने वाले कौन थे? तो नलवंशी शासक आपके विलास तुंग। मामा भाचा मंदिर देखेंगे तो बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है, और इसे किसने बनवाया था? तो छिंदक नागवंशियों ने बनवाया था। सिरपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है जो कि एक विष्णु मंदिर है। वैसे राजीव लोचन मंदिर भी एक विष्णु मंदिर है। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन ने इसका निर्माण को पूरा करवाया था, जबकि उनकी जो माता जी थी वाष्टा देवी, उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लाल ईंटों से बना हुआ एकमात्र मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। फिलहाल योगा दिवस के लिए किसे चुना गया था? तो भोरमदेव मंदिर को। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम मेरे ख्याल से आप सब जानते ही होंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत की तिथि पूछी गई है, तो इसकी शुरुआत जो है आपकी 4 मई से की गई थी, और अभी भी ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम से डेट अगर पूछता है तो 4 मई आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मितान योजना क्या है? मितान योजना एक ऐसा योजना है जिसे आप डोर स्टेप डिलीवरी भी कह सकते हैं। क्या? डोर स्टेप
डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मतलब कि नागरिक सेवाओं का घर के द्वार तक डिलीवरी होना। जैसे आपको लाइसेंस बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और आप जो है ऑफिस तक नहीं जाना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है एक टोल फ्री नंबर है क्या है टोल फ्री नंबर, अगर देखें तो टोल फ्री नंबर है आपका 14545। पीएससी का सवाल है ना, पूछ चुका है कि टोल फ्री नंबर मितान योजना का कौन सा है, तो 14545 इस नंबर पे आप फोन लगाएंगे, एक मितान के द्वारा फोन उठाया जाएगा, फिर आप उनको एक समय देंगे कि इस समय मैं अवेलेबल हूं, फिर उस समय पे वो आएंगे, आपके जरूरी कागजात वो कलेक्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, लेके जाएंगे और जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसे आपके घर तक वो डिलीवर करेंगे। तो यही है आपका मितान योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई मजदूर दिवस के दिन, 1 मई मजदूर दिवस के दिन मितान योजना की शुरुआत की गई। टोल फ्री नंबर 14545 याद रखेंगे, यहां से भी सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि राज्य के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन हैं। तो जितने भी नियुक्तियां हो रही हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं आपके पी दयानंद, IAS पी दयानंद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है और क्या क्या इनके कार्य होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि पी दयानंद जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहेंगे वो विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए जिम्मेदार रहेंगे, जबकि आपके ठाकुर राम सिंह जो है वो राज्य के मुख्य निर्वाचन कमिश्नर है, समझ लीजिए इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है ठाकुर राम सिंह, है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और ये क्या देखेंगे, तो ये जो है आपके पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों के लिए जिम्मेदार होंगे, है ना। नगरीय निकाय के चुनावों के लिए कौन जिम्मेदार होंगे, तो ठाकुर राम सिंह, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बोल सकते हैं। एक्चुअली ठाकुर राम सिंह को हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोलेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी IAS पी दयानंद होंगे। ठीक, तो ये नियुक्ति थी। अच्छा, इसी बहाने अगर आप मुख्य सचिव कौन है देखो, अगर आप चीफ सेक्रेटरी देखोगे राज्य का, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा कि ये अमिताभ जैन जी हैं। वर्तमान में कौन से क्रम के हैं, ये सारी चीजें देख लेंगे आप। क्रोनोलॉजी क्या होता है अधिकारियों का, सचिव, उप सचिव, ये सारी चीजों को देख लेंगे। और DGP वर्तमान में कौन है अगर देखा जाए तो वो है आपके अशोक जुनेजा। कौन है, अशोक जुनेजा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें याद रखें, जितने भी मुख्य अधिकारी है वहां से बहुत बार सवाल पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में राज्य सरकार ने गौमूत्र खरीदी का निर्णय लिया, यह किस तिथि से लागू हुई होगी, तो अब तो हो चुकी है, तो किस तिथि से लागू हुई, तो हम सब जानते हैं इस वर्ष हमने हरेली बनाया था 28 जुलाई को, और 28 जुलाई के दिन जो है आपके गोमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई थी। तो गोमूत्र खरीदी की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो दुर्ग में एक जगह है क्या आपका, पाटन, तो यहीं से पाटन से ही जो है गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई। ठीक, शुरुआत कहां से हुई, तो गौमूत्र खरीदी की पाटन से। कितने रुपए प्रति किलो में गौमूत्र खरीदा जाएगा, तो 4 रुपए प्रति किलो में गौमूत्र की खरीदी होगी। और क्या इससे क्या बनाया जा सकता है, क्यों इसकी खरीदी की जा रही, तो कीटनाशक, जिसका उपयोग हम लोग खेती किसानी में कीड़ों को मारने के लिए कर सकते हैं, तो ऐसे कीटनाशक हम बनाएंगे गौमूत्र से। 4 रुपए प्रति लीटर में इसकी खरीदी की जाएगी। शुरुआत कहां से की गई, तो दुर्ग पाटन से शुरुआत की गई। और किस तिथि में की गई, तो 28 जुलाई के दिन की गई। इसी दिन एक और योजना की शुरुआत की गई 28 जुलाई को ही, वो है आपका महतारी जतन, महतारी न्याय रथ योजना, माफ कीजिएगा, महतारी न्याय रथ योजना, महतारी न्याय रथ योजना। ये क्या है महतारी न्याय रथ योजना, तो एक बस रहेगा जिसमें महिलाओं के अधिकार संबंधित विज्ञापन छपे रहेंगे, उसमें एलईडीज लगे रहेंगी और वो अलग अलग जगह पे जाएगी और महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। तो इसका नाम क्या था, महतारी न्याय रथ योजना। जबकि आप देखेंगे कि इसी दिन से गौमूत्र खरीदी की भी शुरुआत 4 रुपए प्रति लीटर में पाटन से की गई थी। क्लियर, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने झुमका
झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया, यह किस जिले में स्थित है? तो झुमका आइलैंड बहुत खूबसूरत जगह है और ये कहाँ स्थित है अगर देखा जाए तो ये आपके कोरिया जिला में स्थित है। ठीक, तो ये तो आपके पर्यटन संबंधित हो गया। कोरिया जिला में और क्या क्या चीजें हैं अगर आप देखोगे तो अकूरी नाला जो आपका जलप्रपात है, अकूरी नाला बहुत फेमस है, इसे छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर या कोरिया का एयर कंडीशनर की भी दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अमृत धारा है यहाँ पे, ठीक, रामदा है। तो इतने सारे जलप्रपात हैं, जलप्रपात को इसी बहाने आप रिवाइज कर सकते हैं। सूरजपुर में क्या क्या है अगर आप देखेंगे तो सूरजपुर में आपका रक्सगंडा है, कुंदरू घाघ है, ठीक, रक्सगंडा है, रक्सगंडा है, कुंदरू घाघ है, कहाँ है? तो कुंदरू घाघ भी आपका सूरजपुर में है। जसपुर में बहुत सारे जलप्रपात हैं, आप सबको पता है, यहाँ पे आपका रानी दा है, ठीक, दमेरा है, गुल्लू है, और क्या है, बेने हैं, राजपुरी है, दानपुरी है, तो ऐसे खुड़िया रानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो खुड़िया रानी ये कहाँ है? तो ये सब जसपुर में है। तो जितने जलप्रपात, और झुमका आइलैंड तो लेटेस्ट है आपका, तो झुमका आइलैंड कहाँ है? तो कोरिया में। कोंडागांव में ऐसा कोई विशेष जलप्रपात तो नहीं है, लेकिन इसे हम शिल्पग्राम की संज्ञा देते हैं। ठीक, कई बार आपसे सवाल पूछा है, ये सेम वर्ड को उठा करके शिल्पग्राम की संज्ञा किस जिले को दी जाती है? तो वो कोंडागांव को दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको डील करते चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट में 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गन्ना खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका 355 रुपए गन्ना खरीदी के लिए तय किया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो था उसमें टोटल 14 फसलों की खरीदी की जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि अरहर, मूंग और उड़द, इसकी खरीदी जो है आपकी पहली बार इसकी खरीदी जो है एमएसपी में की जा रही है। जबकि गन्ना की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसे गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम एफआरपी के नाम से जानते हैं, ना कि एमएसपी के नाम से। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, कई बार ये सवाल पूछता है कि एफआरपी जो है किस चीज की खरीदी से जुड़ा हुआ है, तो गन्ना खरीदी से जुड़ा हुआ है, और एमएसपी बाकी अन्य अनाजों की खरीदी से जुड़ा हुआ है। तो गन्ना खरीदी के लिए प्रति क्विंटल जो दर तय की गई है वो 355 रुपए। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर का आयोजन रायपुर में कब से कब तक किया गया? तो जो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर है, इसे हम सीएम ट्रॉफी, चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सीएम ट्रॉफी का आयोजन रायपुर में हाल ही में किया गया था और उसका डेट है 20 से 25 सितंबर तक। 20 से 25 सितंबर तक तो बड़ा आयोजन था, इंटरनेशनल स्तर का था, लगभग 12 देश के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस स्तर का, इंटरनेशनल स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, इसलिए इसके डेट को बिल्कुल याद रखें। और इसका आयोजन कहाँ हुआ इसे भी याद रखें कि इसका आयोजन जो है रायपुर में किया गया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि प्रदेश का पहला शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कहाँ खोला गया है? देखिए हम सब जानते हैं आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से शासकीय अंग्रेजी स्कूलों पे तो बहुत जोर दिया जा रहा है। अब वो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के निकलेंगे तो उन्हें कॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब जो है शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो पहला शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज है वो आपके रायपुर में खोला गया है, जो आपका संस्कृत महाविद्यालय है उसी कैंपस में इसका संचालन फिलहाल किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, टोटल जो है ये अभी पहले फेज में जो है इसे 10 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज शुरू किए जाएंगे, 10 और मुख्य शहरों में, और आगे चल करके जो है सभी जिला मुख्यालयों में जो है आपका शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोला जाएगा। तो ये तो हो गया रायपुर की बात और शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की बात। इसके अलावा आप बिलासपुर को देखें तो बिलासपुर में अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो आपका एक जीजीयू जो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? तो आपका बिलासपुर में ही है। और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भी बिलासपुर में है। ठीक, दुर्ग को अगर आप देखोगे तो दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी है। ठीक, कामधेनु
यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो दुर्ग के अंजोरा में है कामधेनु यूनिवर्सिटी। और क्या है यहाँ पे, तो CSBTU छत्तीसगढ़ स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो भी दुर्ग में है। इसके अलावा और क्या है वहाँ पे, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है। ठीक, राजनांदगांव में आप देखोगे तो आपका सरस्वती पुस्तकालय था, अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरस्वती पुस्तकालय है ना। और इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत ही ऐतिहासिक दिग्विजय कॉलेज कहाँ है, राजनांदगांव में है। क्लियर, तो ये सब शैक्षणिक संस्थान जितने हैं उसको बिल्कुल एक बार रिवाइज करके जाएं। जबकि राज्य का पहला विश्वविद्यालय, मतलब कि जो फुल टाइम शिक्षा देने का काम करेगा वो रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में है। ऐसे पूछा जाए पहला विश्वविद्यालय तो खैरागढ़, लेकिन शिक्षा के तौर पे पूछा जाए तो वो रायपुर का रविशंकर विश्वविद्यालय, क्योंकि जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रेगुलर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेशा कानून 1996 लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है, तो छत्तीसगढ़ पेशा कानून बनाने वाला, पेशा कानून लागू करने वाला 7वें क्रम का राज्य है। और इससे संबंधित डिटेल प्रावधान हम लोग ऑलरेडी पहले के करंट अफेयर में देख चुके हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। और ये लागू कब हुआ था, 1996 में, लेकिन राज्य में कानून बनने के बाद लागू हुआ ये अभी वर्तमान में 2022 में। और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला 7वां राज्य है। ठीक, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो ऐसी स्थापना जो है सबसे प्रथम कुलगांव कांकेर में की गई। ठीक, तो प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो कांकेर में किया गया है। जबकि सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अगर पूछे तो वो है आपके बस्तर के तुरेनार में, बस्तर के तुरेनार में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक पार्क रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है क्या, तो जो गौठान होता है उसी को इंडस्ट्री के रूप में बदलना, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना और कुछ ना कुछ निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, यही होगा आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसकी शुरुआत कब से की गई अगर देखा जाए तो शुरुआत जो है इसकी हुई अभी 2 अक्टूबर से, मतलब इसी माह गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से। ठीक, प्रत्येक जो आपका विकास खंड है ना, प्रत्येक विकास खंड है, तो प्रत्येक विकास खंड में आप देखेंगे कि 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना की जाएगी। तो एक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो ये था रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से संबंधित कुछ फैक्ट कि सबसे बड़ा बस्तर के तुरेनार में है, शुरुआत 2 अक्टूबर से, प्रत्येक विकास खंड में 2, और कुलगांव कांकेर में सर्वप्रथम इसे खोला गया था। तूताग्राम नया रायपुर में अगर आप देखेंगे तो वर्धा जो आपके महाराष्ट्र में है उसी के तर्ज पे एक गांधी आश्रम की स्थापना की जा रही है, लगभग 100 एकड़ के क्षेत्रफल में, तूताग्राम नया रायपुर में। पाटन दुर्ग के बारे में हमने देखा कि कैसे वहां से गौमूत्र खरीदी और महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत वहां से की गई। इसके अलावा पाटन में देखेंगे तो दुर्ग जिले का एक जैव विविधता पार्क भी वहां बना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उद्यानिकी विश्वविद्यालय भी कहाँ है, तो आपके पाटन दुर्ग में है। कौन सा विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा, उद्यानिकी विश्वविद्यालय। ठीक, और जो अगला ऑप्शन है आसना बस्तर, आसना बस्तर में है क्या, तो आपका बादल एकेडमी। कौन सा, बादल एकेडमी, बस्तर एकेडमी फॉर डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, बस्तर एकेडमी फॉर डांस आर्ट एंड लैंग्वेज कहाँ है, तो आपके आसना बस्तर में है। और इसे वर्तमान में जो है आपके इंदिरा कला विश्वविद्यालय ने भी मान्यता प्रदान कर दी है, बादल एकेडमी को। ठीक है, तो ये पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कुलगांव कांकेर में था, ये देख लिया। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पहला वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस देखे ये कंप्लीट होता है। ऐसे ही 3 वीडियोस और आएंगे जिससे हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए हम कवर कर दें, और आपके एग्जाम में हमारी प्रयास यही रहेगा कि उसके बाहर से और कुछ ना आए। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियोस की क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।